जो अचानक आता दिखता है वो भी शायद आहिस्ता आहिस्ता एक अरसे से आने की तैयारी कर रहा होता है, पर घटता है तो लगता है कि चमत्कार हो गया। ऐसे ही चमत्कार हमारी ज़िंदगी में होते हैं जब हम पढ़ते हैं किताबें। लगता है कि अचानक से कोई किताब उठा ली, पर शायद उस किताब के कंटेंट, उसके ऑथर, उसकी लेखन शैली की तरफ हम धीमे धीमे खींचते हैं। आज की किताब वाला में हमारे जो मेहमान हैं, उनके व्यक्तित्व, उनकी किस्सागोई का आना कुछ ऐसा ही है। लगेगा कि अचानक आ गए, पर आहिस्ता आहिस्ता एक अरसे से तैयारी चल रही थी। मेरा नाम सौरभ है, ये किताब वाला है। किताब वाला में आज की किताब है नवीन चौधरी की ढाई चाल। कवर की तस्वीर हमारे वीडियो एडिटर थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाएंगे तो आपको ढाई चाल का अभिप्राय भी समझ में आ जाएगा। ये शतरंज वाली ढाई चाल है, और जो लोग शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, उन्हें पता है कि घोड़ा किस तरह के करतब दिखाता है। ये सिर्फ सियासी बाजी की बात नहीं, ये सिर्फ चेस की बात नहीं। आप किसी भी गेम में अगर चारों तरफ मार कर सकते हैं, जैसे 360 डिग्री वाला जो मेटाफर है जो ए बी डिविलियर्स के लिए यूज़ होता है, तो आपको पता है कि आप करामात कर सकते हैं। नवीन चौधरी की इससे पहले एक और किताब आ चुकी है, उसका नाम जनता स्टोर है। दोनों ही नॉवेल हैं, दोनों ही राजस्थान की पृष्ठभूमि पर हैं, दोनों ही हमने पढ़े हैं, दोनों ही मज़ेदार हैं। और एक कैफियत, नवीन चौधरी अरसे से हमारे मित्र भी हैं। खुलासे कर देने चाहिए, हमें कोई बाद में ऐसी गपड़म गुप्ताड़ा नहीं करनी है जो बाद में कोई पत्रकार खोजी पना दिखायो करे, अरे 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 इन्होंने इंटरव्यू किया था, ये तो इनके मित्र थे। नवीन चौधरी हमारे मित्र भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और साहसी व्यक्ति भी हैं, क्योंकि अब इन्होंने फैसला लिया है कि उपन्यास लिखने के वास्ते, अपने हिस्से की कहानियाँ कहने के वास्ते नौकरी करना ज़रूरी नहीं है। नौकरी छोड़ने के पहले ये मार्केटिंग प्रोफेशनल थे। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे मित्र नवीन चौधरी जी, आपका किताब वाला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सौरभ भाई। सबसे पहले तो मुझे इस साहस की तैयारी के बारे में बताइए, जो फुल टाइम राइटिंग करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। ये काफ़ी समय लगा। मुझे लगता है कि नॉर्मली जब आपको अपना सपने पूरे करने हैं, या तो आप कैरियर की शुरुआत में ही कर डालिए। अगर रिस्क लेना है आपको कोई, उस समय क्या होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं होती। लेकिन अब जिस उम्र में मैं आ रहा हूँ, वहाँ जिम्मेदारियां आ गई हैं। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था कि जब मैं अपने शौक़ के लिए जाऊँ तो मेरे साथ मेरा परिवार सफ़र न करे। तो इस उम्र में हम लोग गाड़ी, घर सब खरीद लेते हैं। तो पहले मैंने पिछले कुछ सालों को ये इंश्योर किया कि मैं आर्थिक तौर पे इन सब चीज़ों से फ्री हो जाऊं, कि मुझे कोई जिम्मेदारी आर्थिक नहीं है, और आने वाले कुछ सालों तक मैं अपने आप को सर्वाइव करने के लायक बस बना सकूं कि अगर सफलता न मिले। तो ये जो है पहली तैयारी थी, जिसके लिए मैं पिछले 5-7 साल से प्रिपेयर कर रहा था कि अपने आप को इस तरह से तैयार करना है। जब ये काम हो गया तो लगा कि अब समय आ गया है। पहला उपन्यास ठीक ठाक रहा, ठीक उसको रिस्पॉन्स मिला। दूसरा उपन्यास भी आ चुका है, पहले पे वेब सीरीज़ बन रही है। तो अब उसके बाद ये जो, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ लगा कि अभी समय है, जब मैं बाकी जो है एक अपने परिवार के लिए जो करना था मैं उस चीज़ को कर चुका हूँ, और अब समय है कि मैं अपने लिए कुछ जो मैं पसंद कर रहा हूँ उस चीज़ को और आगे बढ़ाऊँ। मैं इस थ्रिलर नॉवेल के, जिसको मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे पसंद आया, रफ्तार है काफ़ी इसमें, और कुछ शिकायतें भी हैं जो अभी मैं पेश करूँगा। पर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, पर आपकी परवरिश राजस्थान में ज़्यादा हुई, और काम के सिलसिले मेरे ख्याल से दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, इस तरह से कई शहरों में रहे। तो कई लोगों ने हमसे कहा, जिन्होंने आपका पढ़ा है, कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि नवीन बाबू की नज़र बिहार की तरफ भी घूमे। पर मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है कि आप कई लेगेसीज़ को एक साथ क्लेम कर सकते हैं। आपको कभी ऐसा कन्फ्लिक्ट लगता है अपनी आइडेंटिटी को लेके कि मैं किस आइडेंटिटी के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड महसूस करता हूँ? ये एक्चुअली होता है, मुझसे कई बार पूछा जाता है कि आप बिहारी ज़्यादा हैं कि राजस्थानी ज़्यादा हैं। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें ही बड़ी साथ साथ आती हैं, क्योंकि जयपुर में पला बढ़ा। मैं 5 साल की उम्र में जयपुर आ गए थे, उसके बाद मेरी एजुकेशन सारी वहाँ हुई है। तो एक जो होता है कल्चर जानना, लोगों को जानना, वो मैंने बहुत ज़्यादा उनको पहचाना है। तो राजस्थान, अगर मुझे आप कहें कि खाने का क्या बेहतरीन है, तो मैं जयपुर की चीज़ें आपको पहले बताऊँगा बजाय कहीं और के बताने की। लेकिन बिहार जो है वो जिंदा रहा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, क्योंकि परिवार के अंदर जो है वो मैथिल कल्चर एज इट इज़ रहा। घर में वही भाषा बोली जाती रही, तो वो भाषा जो है आज भी मैं बोलता हूँ, मेरा बेटा भी बोलता है। तो उस भाषा की वजह से मुझे लगता है कनेक्शन बिहार वाला बना रहा। मारवाड़ी भी बोल लेते हैं आप? मारवाड़ी में बहुत अच्छी नहीं बोल सकता, लेकिन मैं समझ लेता हूँ। हाँ। मारवाड़ी नहीं, इनफैक्ट राजस्थानी, क्योंकि मारवाड़ी जो है आपका जोधपुर की तरफ बोली जाती है। राजस्थानी जो है वो मैं हाँ समझ लेता हूँ उसको ठीक ठाक। एक कारण शायद ये रहा कि मैं केंद्रीय विद्यालय में था, तो जो हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे थे अधिकतर
सेंट्रल गवर्नमेंट वाले के बच्चे थे। तो ये कारण रहा कि राजस्थानी से उस तरह का कनेक्शन नहीं आया। ज़्यादातर कनेक्शन मेरा बना जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, कॉलेज में आया, वहाँ से जब मेरे को गाँव से सीकर, नागौर, इन जिलों से बच्चे आने लगे, उनसे मुलाकातें हुई हैं। तो ये कई बार होता है, कई बार मुझे लगता है क्या मैं बिहार की कहानी लिखूँ। और अब जब नौकरी छोड़ दी है तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है कि मैं बिहार को उस तरीके से जान सकूँ जिस तरीके से मैं राजस्थान को जानता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वैसे तो मैंने कहा था कि ये दूसरा सवाल है व्यक्तिगत, पर आप जब बोल रहे थे, आपके पिताजी प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, तो घर में किताबों का अध्ययन अध्यापन का माहौल तो रहा ही होगा। जी। तो उसने आपकी बुनियाद, क्योंकि आप तो एमबीए वाले हो, आप तो मार्केटिंग वाले हो, तो ये विरुद्धों का सामंजस्य, लेकिन अब आप फिर से साहित्य पे आ गए हो। ये वो अपन सुनते थे ना, जीन्स में होता है कई बार शायद कि वो आता है, वही रहा। क्योंकि पिताजी का और मेरा जो है विरोधाभास बहुत सारी चीज़ों में रहा। जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। मैं क्या सोचना था उनका जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए? पहले तो उनको पता ही नहीं चला, उनको खबर ही अखबार से लगी कि लड़का गिरफ्तार हो गया है कि ये तो उस तरह से उनको पहली बार पता लगा। और बड़ा बड़ा उसका विरोध था। थोड़ा बहुत ये था कि ठीक है, विद्यार्थी हैं, करें, लेकिन चुनाव लड़ना और इतना एक्टिव हो जाना, ये उनके लिए एक था कि ये हमारा काम नहीं है। हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़ना पढ़ाना ये हमारा काम है, नौकरी करनी है। यहाँ तक ठीक है कि आप जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी सभा में जा रहे हैं, आप वैचारिक कुछ बात हो रही है, तो अध्यापक होने के नाते जिनको लगता है कि वैचारिक जो विचार है वो बढ़ना चाहिए, तो वो ठीक है, पर चुनाव नहीं लड़ना है। तो वैसा हुआ था फिर वो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन टाइप का जो दिखते हैं फिल्मों में? नहीं, इतना भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये चुनाव लड़ते टाइम उनको जरूर ये था कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि चुनाव को हमेशा नेगेटिव, हमारे जो समाज के अंदर है नेगेटिव ही देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को शायद नेगेटिव नहीं लगता, अड़ोस पड़ोस वालों को लगता है, करे आपका बच्चा है कहाँ, किस लाइन में आ गया है ये। अब किस लाइन में आ गया है, मतलब क्या राजनीति में जा रहे हैं ना, वो राजनीति वही जो कि देश के लिए काम करनी है। लेकिन राजनीति को इतना नेगेटिव बना दिया है कि अगर पेरेंट्स के दिमाग में ना भी हो तो अड़ोस पड़ोस के सारे लोग भर देते हैं। एक किरदार है मयूर का, जो जनता स्टोर में भी था और ढाई चाल में भी है। मयूर का किरदार मुझे बहुत नवीन चौधरी के किरदार से प्रभावित लगता है। कितना गलत है मेरा ऑब्जर्वेशन? 50% सही है, आप गलत क्यों कहूँ। 50% आप सही है, 50% गलत है जी। ये शुरुआत शायद बहुत से लोगों को इससे लगा होगा, क्योंकि जब मेरा जनता स्टोर लिखते समय जब उसकी शुरुआत हुई तो जनता स्टोर के समय में ये था कि एक छात्र नेता कोई हो जो कि थोड़ा सा लोगों से मिलता जुलता हो, बातचीत करता हो। तो जब कैरेक्टर बनने लगा तो कई बार ये होता है कि आप खुद घुस जाते हैं उसमें। तो वहाँ तक तो जो जनता स्टोर में मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक शायद मैं उसमें था, लेकिन ढाई चाल में आते हुए मैंने उस चीज़ से निकाल दिया है। ढाई चाल में आके जो मयूर जिस तरह का कैरेक्टर है, मैं अक्षर में वैसा नहीं हूँ। मे भी एक दो चीज़ें कहीं साम्यता हो, क्योंकि वो भी कॉर्पोरेट का है, मैं भी कॉर्पोरेट से रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें शायद मिल जाए। मीडिया वर्ल्ड का अंदाजा उसको है, भी मीडिया का अंदाजा है, मयूर भी ब्रांड और मीडिया कर रहा है, तो वो एक दो चीज़ें कहीं समानता हो सकती है। लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा अलग है। वो ये ढाई चाल पढ़ते हुए हमें ऐसा प्रतीत हुआ, आभास हुआ कि कई जो घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हुई हैं उनकी छाप, उनकी प्रेरणा है। ऐसा था कॉन्शियसली? बिल्कुल है। मुझे एक्चुअली लिखते टाइम जो है थ्रिलर है, चूँकि ऑडियंस है उनको उसमें मज़ा आता है, वो एक पॉइंट है कि हाँ थोड़ा सा रोमांचक बनना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो मेरा अपना ऑब्जेक्टिव रहता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें जो आसपास हो रही हैं जिसको हम देख दूसरे तरीके से रहे हैं, वो सामने कैसे आए। मुझे कई बार बहुत सी चीज़ों को लेकर बेचैनी होती है, जो हमारे आसपास का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या कुछ भी है। आप सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, इस बीच में जिस तरह के डिबेट होने शुरू हुए हैं, और आप किसी भी एक साइड हो नहीं सकते। आप ये कहें कि ये आप ठीक कह रहे हैं, तुरंत आपको दूसरा साइड भी वैसी कुछ हरकत करता दिखेगा। तो मुझे कई बार ये चिंता होती है कि आने वाले समय में जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और जो सोसाइटी आने वाले 5-10 सालों में बनेगी, वो किस सोसाइटी में रह रहे होंगे, वो किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे होंगे। वो जो बेचैनी है वहाँ मुझे लगता है क्या कोई चीज़ों को सही तरीके से दिखाने की कोशिश की जा सकती है। तो ये कहना तो खैर बहुत हो जाएगा कि नहीं मैंने सब कुछ सही दिखाया है, लेकिन अपनी तरफ से ये मेरी कोशिश रहती है कि जो भी राजनीतिक घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, वो घटनाएं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, क्या उन घटनाओं को एक कोशिश की जा सकती है कि जितना हो सके उतना निष्पक्ष नज़र से देखा जाए, एक नया दृष्टिकोण दिया जाए पाठकों को कि जब आप वैसी कोई घटना होती देखें तो आप एक बार उसको कम से कम वैसा ही ना देखें जैसा आपको दिखाया जा रहा है। आप एक बार कोशिश करें कि क्या उसके पीछे कुछ और कहानी हो सकती है। ये पूरी जो कहानी है हज़ारा में केंद्रित है, राजस्थान का एक कस्बा। जब हम मंत्री राघवेंद्र शर्मा के किरदार को देखते हैं तो बड़ा आसान है ये सोचना अच्छा ये थोड़ा विलेन टाइप का है, लेकिन जब आप और दाखिल होते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये विलेन तो पता नहीं पर सर्वाइवर है।
और सरवाइव करने और सक्सेसफुल होने के लिए शायद राजनीति में यही दांव पेच हो। फिर वो जो मुख्यमंत्री अचला का किरदार है वो राजस्थान के मौजूदा कई महिला और पुरुष नेताओं के किरदार का कॉकटेल दिखता है। तो ऐसे में ऑथर नवीन चौधरी सेंसर कहाँ करता है, यार यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही खुल रहा है, तो पब्लिक बिल्कुल ही पकड़ लेगी, अच्छा ये तो यहाँ से उठा लिया। कैरेक्टर को डिफाइन करते हुए ये है कि कैरेक्टर के क्योंकि हर उसमें अगर आप जनता स्टोर का भी देखें ग्रे शेड सभी कैरेक्टर्स के अंदर है, तो जो अंतर्द्वंद है वो अंतर्द्वंद हर कैरेक्टर का कहीं ना कहीं निकल के आता है। उसके अपने एम्बिशन, और हर आदमी होना अच्छा चाहता है लेकिन वो बुरा कर चुका होता है या ऐसा उसका उल्टा हो जाए, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। ये जो अंतर्द्वंद है इस कैरेक्टर का, वो अंतर्द्वंद कहाँ से निकल के आया, तो उसमें मुझे फिर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे कैरेक्टर दिखते हैं। तो जो ग्रे शेड निकालना है, तो फिर मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर का ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, या दूसरा कैरेक्टर जो है बात करता है और अचानक से उसका जो ट्विस्ट आता है बात करने के बाद, तो ये लगता है कि यार ये दूसरा आदमी कर रहा है, मेरा कैरेक्टर काश ऐसा होता तो कैसे खिल जाता। तो वहाँ से फिर वो हो जाता है कि अलग अलग लोगों से मिलना जुलना, बात करना और वो उनको ऑब्जर्व करना, वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं उसके अंदर। मुझे इसमें एक किरदार बहुत दिलचस्प लगा और मेरी ये शिकायत भी है कि उस किरदार को जितना विस्तार मिलना चाहिए था उपन्यास में, मेरी सीमित समझ में नहीं मिला, और वो किरदार है हज़ारा के उस बुज़ुर्ग किस्सागो खबरी चंगेज़ खां का। नाम चंगेज़ खां है पर काम बातें बनाना है। तो उसने उसका एक डायलॉग था कि ये नाम मैंने खुद ही रखो है, आदमी कैसा भी हो नाम अच्छा होना चाहिए। तो वो बड़ा क्लियर है, नाम बढ़िया हो, भारी हो। चंगेज़ खान एक्चुअली शुरू में नहीं था, शुरू के ड्राफ्ट में नहीं था। मुझे बहुत जगह पे ये दिक्कत आई कि कहानी जब मैं नरेट कर रहा हूँ, किसी घटना को बता रहा हूँ, तो बताने के लिए मुझे बहुत सारे पन्ने उसके लिए ख़राब करने हैं या बताने का तरीका चेंज हो रहा है। तो मुझे लग रहा है डिटेलिंग इतनी हो रही है जिसकी ज़रूरत नहीं है। चंगेज़ खान एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने आते ही वो उस चीज़ को बड़े चुटीले अंदाज में नए तरीके से बता देता था और कम शब्दों में। एक उसने मुझे ये सुविधा दी। बाकी चंगेज़ खान का कैरेक्टर जो है, ये मैं गांव में एक हमारे जो उनका नाम अभी याद नहीं है, बुज़ुर्ग थे, सिर्फ इतनी सी धोती पहनते थे घुटनों तक की, और ऊपर जो है सिर पे मुरेठा, बनियान उन्हें कुछ नहीं, भैंस के ऊपर बैठते, डंडा लेके जाते और घूमते रहते। बच्चे खेलते, बच्चे पूछ रहे थे कि समाचार छैयो, तो वो अपना कान उमेटते थे और उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन वो खबर जो सुनी होती थी वो एज इट इज वो टोन निकाल के, हाँ कान उमेटते थे हम लोग, बिल्कुल ट्यूनिंग के लिए, और उसके बाद जो है उसको सुनाते थे एकदम आकाशवाणी वाले टोन में। तो वो शायद 6-7 साल की उम्र में मैंने उनको देखा होगा, लेकिन वो किरदार जो आप कह रहे थे कहाँ से आसपास से आते हैं, मैं उनको भूल चुका था। लेकिन जब वो मैं कैरेक्टर बना रहा था चंगेज़ खान का, पता नहीं कहाँ से एकदम से वो स्मृति आई कि एक ऐसे कैरेक्टर गाँव में थे जिस तरह कहानी सुनाया करते थे, तो वहाँ से चंगेज़ खान बना। तो ये हो सकता है कि हाँ बाद में आया है, उसका काम था कि थोड़ा सा खबरों को और घटनाओं को जोड़ना, तो वैसा उसने किया है वहाँ पर। व्यूअर्स को इस नॉवेल को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो एक लेखक का काम होता है असल ज़िंदगी की तरफ इशारा करना, कैसे नेता मीडिया मैनेज करते हैं अपने पीआर को चमकाने के लिए, अपने आप को इंडस्ट्री फ्रेंडली या तमाम फ्रेंडली दिखाने के लिए, उनके आपस के भिदरघात के चलते किस तरह से खबरें प्लांट की जाती हैं, वो सब चीज़ें हैं। ये जो एक अखबार है जिसका बार बार जिक्र आता है, अर्क टाइम्स, आपके पिताजी का नाम अर्कनाथ चौधरी है, उन्होंने ये ड्राफ्ट पढ़ा, उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, ये उनके जब तक उन्होंने पढ़ा तब तक अखबार ग्रुप का नाम कुछ और था। अच्छा, उस समय नाम कुछ और था, लेकिन बाद में छपने जाने से एक दिन पहले ये लगा कि इस नाम से एक अखबार कभी आया करता था, हालांकि अब वो लगभग बंद सा हो चुका है। तो ये था अचानक चेंज किया जाए। तो एडिटोरियल से जो सजेशन आ रहे थे वो बड़े ही देसी टाइप के थे, और देसी से मेरा कोई विरोध नहीं, मैं बड़ा देसी आदमी हूँ, लेकिन जो न्यूज़ ग्रुप है वो न्यूज़ ग्रुप एक्चुअली SEC-A को टारगेट करता है। तो जो दर्शक नहीं जानते, इंग्लिश पिक्चर टाइप का है, देसी करेगा भी तो सिर्फ मार्केट को ध्यान में रख के करेगा। तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो कॉमन हो, तो सूर्य और ये जो है ये सारे अखबारों में आपको कहीं ना कॉमन मिल जाता है। तो अर्क नाम जो है मुझे वहाँ से आया, वो पिताजी का खैर एक ऑफकोर्स वो है, लेकिन अर्क जो है उसका अर्थ सूर्य होता है। अच्छा, ये जो आप अब तक अगर बातचीत देख चुके हैं तो इसका मतलब आप में पर्याप्त धैर्य है और आप वाकई किताबों के बारे में जानना चाहते हैं। पर मैं अब आप लोगों के धैर्य का एक छोटा सा पारितोषिक भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुलबुलाहट हो रही होगी कि ये लोग इतनी तन्मयता से बात कर रहे हैं। प्लॉट क्या है, बेसिक प्लॉट बता देता हूं। एक सफल पत्रकार है जो सार्थक भी करना चाहता है, उसका नाम मयूर है। उसके पास एक गुमनाम कॉल आता है, फिर वो उसका नाम पता चलता है, उसे लगता है कि कोई ज़बरदस्ती एक खबर प्लॉट करवा रहा है। उसमें एक बड़े नेता और उन बड़े नेता पर एक संगीन इल्ज़ाम रेप का, और जब वो उसकी जांच में घुसता है तो एकदम परतें खुलती शुरू हो जाती हैं। हमारे इर्द गिर्द हमने पॉलिटिक्स में देखा है,
रेप बहुत सेंसिटिव मसला है, बहुत ही क्रूअल क्राइम है, एक्ट है, लेकिन हमने ये भी देखा है कई बार कि रेप का इल्ज़ाम एक राजनीतिक मकसद से लगाया जाता है किसी के कहने या कहलवाने पर। तो किस तरह के प्रेशर काम करते हैं, असल में रेप हुआ या नहीं हुआ, असल में क्या हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स थे, और फिर जो हमारे वक्त की पॉलिटिक्स है जिसमें रिलीजन अनिवार्य रूप से आएगा ही, कास्ट आएगी ही, और जो दूसरे मुद्दे हैं वो आएंगे ही, उन सबको मिला के ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, ढाई चाल, जिसको देख के आपको कई चीज़ें पता भी चलेंगी, आप गेस वर्क भी करते रहेंगे, और जो एक अच्छे थ्रिलर में होना चाहिए कि लास्ट तक आपको आखिरी पन्ने में जाकर ही बात खुले, ऐसा ये ढाई चाल है। इस तरह के थ्रिलर की जब आप तैयारी करते हैं तो आप, एक तो है कि आपने कई घटनाओं को ऑब्जर्व किया, जैसे मेवात के इलाके का आपने कुछ एक रेफरेंस दिया जी। कि यहाँ पे जो पहले मुसलमान थे वो हिंदुस्तानी मुसलमान थे, उनकी राजपूताना और तमाम जो आसपास की हिंदू संस्कृतियाँ हैं उनसे मेल मिलाप भी था और वो भी था, लेकिन बाद में उनके बीच में जो सल्फावी और इस तरह के बहुत शुद्धतावादी कट्टर अरब संस्करण पेश करने वाले इस्लाम का हैं वो लोग आए और बदलाव होने लगा। फिर आप परंपरागत रूप से हथियार बनाने वालों का एक रेफरेंस लेके आते हैं, तो वो कितना कॉन्शियस एफर्ट रहता है और उसमें कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि वक्त बड़ा पोलराइज्ड है, हर कोई आहत होने को तैयार बैठा है, ऐसा क्यों लिख दिया, वैसा क्यों लिख दिया। जो मेवात का जो जिक्र है वो एक पैराग्राफ लिखने के लिए काफ़ी रिसर्च हुई, वो वहाँ पे मेरी ये कोशिश अपनी तरफ से रहती है कि जितना ज़्यादा आप उसको ऑथेंटिक कर सकें, किसी एक सोर्स पे नहीं। मैंने न्यूज़ से शुरू हुई थी, जब मैंने उस एरिया का पढ़ना शुरू किया, जब बीफ का मामला रह के बहुत ज़्यादा वो विषय आया, वहाँ से जब उन खबरों से शुरू किया तो शुरू करते करते वो मुझे 3-4-5 साल पुरानी खबरें मिलनी शुरू हुई। उन खबरों से एक आपका बेस बनता है कि अभी ये चल रहा है, लेकिन 5 साल से पहले क्या था। तो जब उसका हिस्टोरिकल एंगल ढूंढना शुरू किया तो मुझे कई जर्नल्स मिले, उन जर्नल्स को पढ़ा। उन जर्नल्स में भी एक कई जगह पे लगा ये आइडियोलॉजी बेस्ड है, कहीं ना कहीं उसको ट्वीक किया है, कहीं पे उसका दूसरा। अब यहाँ पे एज अ राइटर, या राइटर क्या मैं सोचता हूँ, कोई भी कॉमन मैन, जब आपके पास 2 डिफरेंट वर्जन है तो आप उसमें से कॉमनलिटी ढूंढ सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से चलती होंगी। उन चीज़ों को मुझे पकड़ने में थोड़ी सुविधा हुई कि क्या क्या हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। फिर कुछ वहाँ के लोगों से भी बात हुई, कुछ पत्रकार मित्र भी थे जो कि उस एरिया में काम कर चुके, तो उनसे भी कुछ चीज़ों को जाना। तो ये सारा जानना उस एक पैराग्राफ को लिखने के लिए, ये वाला एफर्ट जो है ये अपने आप में बिल्कुल वो लगा है पूरा। क्योंकि आप लिखने को, आप फिक्शन कह के आप कुछ भी लिखते हैं, लेकिन जब मैं इस उद्देश्य के साथ लिख रहा हूँ कि आप पढ़ के एक बार सोचें कि और भी क्या हो सकता है, तो मैं इतनी उससे असावधानी से काम नहीं कर सकता इस विषय पे। आप सावधानी का जिक्र कर रहे हैं, मैंने आपकी एक फेसबुक पोस्ट देखी थी, कुछ एक जगह हथियारों का जिक्र आया है, क्योंकि कुछ किरदार हैं जो अवैध हथियारों में लिप्त हैं, और आपने उसके लिए भी किन्हीं पुलिस अफसर से बड़े विस्तार से बात की, वो क्या था बताइए जरा। हथियारों के लिए जब मैंने शुरुआत की थी तो हथियारों का बिहार में मुंगेर से एक समय में बड़ा वो बदनाम था, मेड इन मुंगेर। और फिर जो है माउजर उस टाइम में बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। फिर कहीं इसी रिसर्च में पता चला कि 9mm पिस्टल जो है पुलिस आर्मी यूज़ करती है और बड़ी इफेक्टिव है। तो जब मैंने 9mm का पता किया ब्लैक मार्केट में रेट, तो पता चला कि 5,000 से 10,000 रुपये मिल जाता है। तो कारण इसका क्या है, यहाँ से फिर वो ढूंढना शुरू हुआ कि ये पूरा धंधा कहाँ से चलता है, किस तरह से चलता है। अच्छा, मेवात भी इस बीच में हथियार बनाने के लिए एक बड़ा एरिया बन गया। दिल्ली NCR आगरा की तरफ जो है इससे काफ़ी सप्लाई होनी शुरू हुई। इन द मीन टाइम धार एक अलग मार्केट बनता जा रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता लगी, लेकिन इन चीज़ों के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ऑथेंटिक तरीके से बता सके। तो एक वरिष्ठ IPS हैं और कुछ समय वो मेवात एरिया में भी काम कर चुके और अब IG रैंक पे हैं। तो उनसे फिर पारिवारिक परिचय था, तो मैंने उनसे पूछा कि सर इस तरह की बात मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है। तब उन्होंने मुझे बड़े विस्तार से बताया कि उसका जो 9mm है ये प्रतिबंधित है बाकियों के लिए, गोलियाँ आसानी से नहीं मिलती हैं, तो उसकी वजह से वो हथियार इफेक्टिव होते हुए मार्केट सस्ता है। फिर वहाँ से जो है सिकरीगर जाति के बारे में कुछ मुझे रिसर्च में मिला था, तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि ये मुझे मिला है ये कितना सही है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनका पूरा एक सर्कल चलता है, किस तरह से वो मध्य प्रदेश तक शिफ्ट हुए, और यहाँ से उनकी डिमांड इतनी है अवैध हथियार बनाने के एरिया में कि उस जाति के लोग अलग अलग राज्यों में इसकी वजह से शिफ्ट हो चुके हैं। तो उन्होंने काफ़ी मुझे उसमें बताया कि कौन सी गोलियाँ हैं, किस तरह से इस्तेमाल होती हैं, कैसे बिकता है, मार्केट प्राइस क्या है। तो ये सारा आइडिया उनसे मिलना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में काफ़ी हेल्पफुल रहा। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो पुलिस अफसर की बात हो गई, और ये मैं इसलिए रेखांकित करके पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि साहब हम भी लिखना चाहते हैं, और फिक्शन लिखने में कई लोगों को लगता है कि तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, आपने सोचा, कल्पना की, पर ये ब्यौरे। कई पॉलिटिशियन से भी आपने बात की क्या?
पॉलिटिशियंस में मैं बहुत उस पर तो नहीं गया, लेकिन कुछ जो पार्टियों के जो होते हैं पदाधिकारी जो प्रदेश स्तर पे हैं, उनसे मेरी दोनों पार्टियों से, मूल रूप से भाजपा कांग्रेस दोनों में कुछ कुछ छात्र राजनीति के समय के दोस्त हैं, तो उनसे कई चीज़ों को अच्छा बताना कोई नहीं चाहता है। अब यहाँ पे वही है कि आपका सेंस, आप उससे वो बातचीत में कुछ चीज़ की बात करें, किस तरह से बातचीत के अंदर वो अपनी सावधानी से अपनी बात बताएगा। आप दूसरे से जब वही बात सुनते हैं, वो अपनी सावधानी से आपकी बात बताएगा, और वहाँ से फिर आपको जो है अपने काम की चीज़ निकाल लेनी है। तो इस किताब के समय में वो काम भी थोड़ा सा हुआ है। जनता स्टोर में नहीं हुआ था, पर इसमें किया गया है। इसमें आपने मीडिया का खूब और ज़रूरी धागा खोला है, हैं? किस तरीके से चीज़ें तय होती हैं। अच्छा कैमरे के सामने आत्मदाह की कोशिश करो तो ऐसा फुटेज बनेगा, वैसा होगा। तो आपके मीडिया के मित्रों की क्या प्रतिक्रिया रही पढ़ के? ऐसा होता है कि सब लोग काम हर कोई ईमानदारी से करना चाहता है, तो वो जब जानते हैं कि चीज़ों को अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है तो तारीफ तो मिलती है। हाँ, तो अभी तक जो है मुझे किसी भी मीडिया मित्र ने ये नहीं कहा कि यार ये क्या लिख दिया, यार तुम खराब कर रहे हो। उनका ये था कि भैया ठीक है, चीज़ आपने दिखाई है जो हो रहा है। इसमें इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि क्या गुर होने चाहिए एक कहानी लिखने के बाद उसके विपणन के, बिकॉज यू कम फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड, और कई लोग कहते हैं साहब लिख तो लिया लेकिन वेब सीरीज़ नहीं बन पा रही। अभी मैं जब आ रहा था तब अपने मुंबई के मित्र से बात कर रहा था, वो यही कह रहे थे, सब घूम रहे हैं ऐसे कि अच्छा हमको कहानी दे दो, हम इसके यहाँ कर देंगे वहाँ कर देंगे। चूँकि आपके पहले नॉवल पे वेब सीरीज़ बन रही है, उसमें भी आपने कई पापड़ बेले होंगे, तो उस आऊँगा। इसमें जो माधवी का किरदार है वो देर से खुलता है पर साथ रह जाता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब इस कड़ी का तीसरा नॉवेल आएगा कि नहीं आएगा, कोशिश है, कोशिश, क्योंकि कुछ किरदार हैं जो पहले से दूसरे तक आए हैं और अभी खत्म नहीं हुई ये कहानी, गुंजाइश है आगे की भी, है ना। तो तब शायद वो किरदार और खुले जी। माधवी का। तो वो अचला का किरदार तो समझ में आता है कहीं कहीं से, माधवी के किरदार की तैयारी कैसी थी? माधवी एक मुझे शुरू से जो इच्छा थी कि विमेन इन पॉलिटिक्स की बात अलग तरीके से होती है। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन विमेन कैरेक्टर किसी भी एरिया में देखें तो एक तो उनका स्ट्रगल है, जो जेंडर स्ट्रगल है हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लेकिन जब दांव पेंच की बात आती है तो वो चीज़ों को कैसे देखते हैं, वो जब किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, वो सिचुएशन को कैसे, मैं उसको सिर्फ एक कमज़ोर जेंडर के रूप में नहीं देखना चाहता, तो वो जो जेंडर है वो सामने आके किस तरह से खेल सकता है खेल को, तो वहाँ पे ये था कि नहीं विमेन कैरेक्टर तो होनी चाहिए। और शुरुआत जब हुई थी तो मुझे लग रहा था कि अचला को ही मैं कहीं ऐसा दिखाऊंगा शुरुआती ड्राफ्ट्स में, लेकिन धीरे की बैकग्राउंड एस्टैब्लिश हाँ करने के लिए। और उनके साथ मुझे लगा कि यही कुछ गेम कर देंगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि अचला जो है वो मुख्यमंत्री हैं तो पावरफुल तो हो ही चुकी हैं, और उनका अपना स्ट्रगल, मुख्यमंत्री होना, राज परिवार का होना एक चीज़ है, उनका अपना एक स्ट्रगल है जो कि कहानी में आता है। तो क्या कोई और भी महिला पात्र हो सकते हैं, तो माधवी भी उसमें बनी। अगर एक पात्र जो आपने नोटिस पता नहीं किया कि नहीं, लेकिन वो बहुत छोटा सा है, इसमें एक लड़का है अजहर जी, उसकी माँ सीमा जिसके साथ भाग गई थी, उसकी जो माँ है, अब उसकी माँ सिर्फ उसने जो 2-3 जगह काउंटर मारा वो पुलिस वालों को और मंत्री जी को। तो मुझे लगा कि वो जो चाहे वो, अब ये चारों महिलाएं जो हैं 4 डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आती हैं, चारों का डिफरेंट एनवायरनमेंट है, अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, तो ये किस तरह से उसके अंदर खेल सकते हैं, तो वहाँ पे वो कैरेक्टर्स को बनते बनते में माधवी भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के निकली। अच्छा जी, तो बताइए भाई साहब, नॉवेल लिखने के बाद उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, बड़ा ज़रूरी है। बहुत मेहनत का काम है। हाँ। और मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं, कई बार लोगों को ऐसा लगता है, आप और तो ये इस पर टॉक भी देते हैं जाके। जी, मुझे बहुत बार ऐसा कहा गया कि ठीक है आप मार्केटिंग वाले हैं तो आपने बेच दिया, ऐसा नहीं होता। जनता स्टोर जितनी 1 साल में बिकी थी, ये किताब 12 दिन में बिकी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मार्केटिंग का, कई बार ट्रस्ट जो होता है ना लोगों का, वो बनने में वक्त लगता है। नया राइटर जो है, अब चूंकि बहुत सारे राइटर्स भी हैं, तो बहुत सारे आपके जो पाठक हैं उनको ये लगता है कि अच्छा पाठकों का वर्ग थोड़ा सीमित है, लेकिन वही पाठक पढ़ रहे हैं, तो उनको कुछ किताबें अच्छी लग रही हैं, कुछ बुरी लग रही हैं। ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, बेचना कैसे से पहले बैकग्राउंड समझना इससे ज़रूरी है कि ये पाठकों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, वो नहीं जानते कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या ये आप भी ऐसा ही कुछ लिख रहे हैं जो किसी और ने लिखा था, कहीं उनका अनुभव उतना ही अच्छा होगा या उतना ही बुरा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने का है, और यहाँ पे जो लोग नहीं जानते, मैं रेड टॉप के लिए भी लिखा करता था ब्लॉग्स, और ये बहुत शुरुआती दौर से 2009-10 जब सौरभ बता रहे हम मित्र हैं, तो 9-10 में दैनिक भास्कर के दिनों से ये ब्लॉग लिखना शुरू हुआ था, और पहला ब्लॉग 6 लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कि 3 बार मैंने पढ़ा था, मेरी बीवी ने पढ़ा था, इन्होंने भी नहीं पढ़ा था उस समय, लेकिन दूसरे तीसरे के बाद ये हुआ कि जब वो होने लगा, ये तो आगे बढ़ गए हैं अपनी बीवी का जिक्र करके, पर हमारी जो पुष्पा भाभी हैं वो दुनिया में सबसे स्वादिष्ट टिंडे और लौकी बनाती है और ये बहुत सौभाग्यशाली है भाई साहब, क्योंकि वो सुबह उठ के योगा करती है, ये नहीं करते हैं,
जी शांत शांत प्रकृति, शांत प्रकृति। बिल्कुल। जी। तो वो जो ब्लॉगिंग है, वो ब्लॉगिंग धीरे धीरे इंप्रूव होते 3-4 साल रेलेवेंट टॉप शुरू हुआ तो मुझे उस समय मैं लिखने में, सौरभ जब मुझे कह रहे थे कि आप लिखा करें तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मुझे लिखना चाहिए क्योंकि बड़ी वेबसाइट है। लेकिन जब शुरू हुआ वो एक कॉन्फिडेंस, वो 9 साल की जर्नी है पहला उपन्यास आने से पहले। ब्लॉगिंग, रेलेवेंट टॉप आया, फिर उसके बाद मैंने और कई वेबसाइट्स के लिए लिखा। वो जर्नी करते हुए जब जनता स्टोर आई थी तो मेरे पास कुछ ऐसे पाठक थे जो मुझे पिछले कुछ सालों से पढ़ते हुए आ चुके थे, जिनको ये भरोसा था कि आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा लिखेंगे, जो लिखा है पढ़ा जाएगा। ये भरोसा आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो किताब लिखना ठीक है, लेकिन क्या साथ साथ ये तैयारी की जा सकती है कि आपके कंटेंट से लोग वाकिफ़ हों, आप डिफरेंट विचारों को दे सकें। जनता स्टोर आने के बाद, इस किताब के आने के बीच में जो 3 साल में मैंने काम किया है, चाहे पोस्ट लिखी हो, आर्टिकल लिखा, वो भी कहीं के वो डेवलप करता है। जब वो चीज़ें डेवलप होंगी तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, बाकी सारी चीज़ें जो होती है ना, वो साइड बाय साइड है। जब आप किसी पाठक को पढ़ के ये लगे कि आपने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है, वो अगर रेफर भी कहता करेगा, है, 4 बस जगह बोलेगा। मुझे लगता है वही बेस्ट चीज़ है। इसके अलावा आप बाकी चाहे जो भी करें, सब साइड बाय साइड है। अच्छा, और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को कैसे बेची जाती है कहानी, उसका क्या तरीका है? ओटीटी के लिए इसमें मैं थोड़ा सा लकी रहा क्योंकि मेरे पास उधर से ही कॉल आ गई थी। लेकिन जो मैंने इस पूरे प्रोसेस को समझा, मैं मामी वर्ड टू स्क्रीन में भी गया था, इवेंट होता है मुंबई में, तो वहाँ पे पब्लिशर्स, ऑथर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स आते हैं, इनकी मीटिंग होती है, वहाँ पे आप पिच करते हैं। तो मेरे को भी 3-4 लोग आए थे, मैं गया था, उसका हिस्सा भी बना। वहाँ पे गया तो मुझे पता चला उस किताब की चर्चा हो चुकी है काफ़ी जगह, तो लोगों ने पूछा, बातचीत हुई। एक जो मुझे डिफरेंस नज़र आया, और ये अभी हाल ही में एक और लेखक मित्र के उपन्यास पे वेब सीरीज़ आ गई, सत्यव्यास की किताब सत्याव्यास की पे, ग्रहण तो आई है। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, और ये जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं उसी के साथ इसको जोड़ूंगा। सत्यव्यास की पहले की किताब के भी राइट्स गए हुए हैं, जितनी मुझे सूचना है। जी, लेकिन बिल्कुल जो गए। किताब बाद में आई है, जिसके राइट्स बाद में अखबार में, वो पहले बनी। तो कहीं ना कहीं क्या आप विषय के अंदर एक नई चीज़ दे रहे हैं। जनता स्टोर छात्र राजनीति पर है, पर छात्र राजनीति पर जो फिल्में हैं, जो किताबें हैं, उससे कुछ अलग था। तो वो जो अलग चीज़ है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है, वो मार्केट में वो लोग भी देना चाहते हैं, वो भी कुछ फ्रेशनेस प्रेजेंट करना चाहते हैं। उस फ्रेशनेस की वजह से मुझे लगता है कि जनता स्टोर को बेनिफिट मिला कि वो फटाफट आ गई। तो जब भी लिखते हैं तो एक वो फ्रेशनेस ज़रूर होनी चाहिए, जिस उस विषय पे क्या कुछ हम नया दे रहे हैं। अगर वो नयापन है तो मेरे को लगता है कि आसान हो जाएगा। ग्रहण का भी मुझे कारण यही लगता है कि ये 84 की कहानी थी, इससे पहले कॉलेज की बहुत कहानी आ चुकी हैं फिल्मों में, तो वो एक कहानी अच्छी है, साथ में जाएगी। लेकिन 84 में मुझे लगता है कि वो जो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट को उन्होंने क्रिएट किया था, उस कहानी को नहीं दिखाया गया इस तरीके से, प्रेम कहानी, और वो भी झारखंड में बेस्ड। तो वो जो है एक नया एंगल था, उस नए एंगल पे मुझे लगता है कि काम फास्ट हुआ होगा। किताब वाला में आज की किताब ढाई चाल, नवीन चौधरी इसके राइटर, राधा कृष्ण प्रकाशन का उपक्रम है फंडा, उसने इसे छापा है। 199 रुपये इसकी कीमत है। और किताब को मैंने पढ़ा है, आई विल रेकमेंड कि आप भी इसको पढ़ें। फास्ट पेस थ्रिलर है, हालांकि कहीं कहीं जिस तरह के विस्तार की हम उम्मीद करते हैं वो तो नहीं था। क्या संपादक का चाबुक रहता है क्या कि छोटा रखो, जल्दी खत्म हो जाए? थोड़ा सा, हाँ, दोनों का ही होता है। कई बार हमें भी जो युवा हैं उनको रोक के रखना कि एक पढ़ते पेस नहीं है वो लोग चाहिए, ज़्यादा, तो टाइमली तो थोड़ा खत्म सा भी हो जाए। खत्म हो जाए, ये प्रेशर दोनों तरफ से थोड़ा सा माइंड में आता है। हालांकि कहा जाता है कि लेखकों को ये नहीं सोचना चाहिए, पर फिर मेरे अंदर का मार्केटिंग वाला कई बार जिंदा हो जाता है कि मेरा ऑडियंस क्या देख। नहीं नहीं, ठीक है, वो सफल और सार्थक दोनों जरूरी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की किताब वाला में इतना ही। इस बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और किन किताबों के बारे में हमें बात करनी चाहिए, किन ऑथर्स को यहाँ इनवाइट करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। चुनावी दौरे के चलते किताब वाला में इधर कुछ व्यवधान रहा, लेकिन हम अपने साथियों को उत्साहित करने में सफल हो गए हैं कि वो भी किताबें पढ़ें और ऑथर से बातचीत करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब किताब वाला अनवरत जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।